पहला क्वेश्चन है, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है जो ग्राउंड में वर्टिकली खड़ा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। बोल रहा है कि एक पॉइंट से एक 20 मीटर की डिस्टेंस से हम अगर उस टावर का टॉप को देखें तो वहां पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर? तो हमें टावर का हाइट निकालना है। तो जैसे कि मैंने बताया था, हाइट एंड डिस्टेंस के मैथ में तुम्हें सबसे पहले फिगर ड्रॉ करना है। तो फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे देखो, सीखो, आगे इसको इंप्लीमेंट करना। अ टावर स्टैंड वर्टिकली, तो एक टावर है जो वर्टिकली खड़ा है। हम इस टावर का नाम दे देते हैं फॉर एग्जांपल ए बी। ये मेरा टावर है। अब बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। इस टावर के बेस से, यहां से फुट से नीचे, यहां से 20 मीटर की दूरी पर, ये 20 मीटर का दूरी पर सी पॉइंट ले लेते हैं। एक व्यक्ति खड़ा है मान लो, ये यहां से इस टावर का टॉप को देख रहा है, इस टावर का चोटी को देख रहा है। देख रहा है यानी कि एकदम स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगा। तो ये जो देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री बन रहा है। एक्चुअली एंगल ऑफ एलिवेशन कहां बनता है देख लो। अगर इस पॉइंट से कोई व्यक्ति ऊपर की ओर देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन ठीक हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल एक लाइन रहेगा। मान लो ये एल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल में रहेगा और एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है एक्चुअली यहां पे। तो ये और ये एंगल दोनों जो है ये सेम होता है, इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन का जो वैल्यू यहां पे आएगा वही वैल्यू यहां पे भी आएगा तुम्हारा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हम इसे थीटा ले लिए और इस थीटा के रेस्पेक्ट में हमें इस टावर का जो है हाइट निकालना है, यानी कि ये चीज निकालना है, हाइट। ठीक है, और ये हमारा डिस्टेंस दे दिया गया है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो मैं इसे तुम्हें थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बता रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। अदरवाइज इसके बाद हम लोग फटाफट वैल्यू लिखेंगे और सॉल्व कैसे करना है ये सीखते जाएंगे। तो चलो, अब इस फिगर को अगर हम लोग गौर से देख ले, इस फिगर में अगर इस एंगल से हम देखें तो इस एंगल से जब देखेंगे तो सीधा जो है मेरे को ए बी दिखेगा, यानी ये मेरे लिए किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर हमें निकालना है और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, बेस, ये क्या हो जाता है, एच। तो हम अगर यहां गौर से देखेंगे, सीखो पहले, गौर से अगर देखेंगे इस थीटा को लेते हैं, ये थीटा, मेरे पास क्या मिलता है, बी का वैल्यू मिला हुआ है और पी निकालना है, यानी कि पी है मेरे पास और बी है। तो पी और बी के बीच का रिलेशन क्या हो सकता है, हमें पता है कि पी बाई बी बोल के एक रेशियो होता है। जब हमने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज किया था तो उसमें ये चीज को समझे थे कि पी बाई बी के रूप में जो रेशियो आता है वो आता है tan थीटा का, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। तो हम यहां कह सकते हैं कि ये जो रेशियो आएगा मेरा, ये tan थीटा का रेशियो आएगा। तो इस तरह से फिगर को बना के पहले क्या क्या तुम्हें वैल्यू दिया हुआ है, क्या निकालना है, इस सबको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई करने के बाद पता चलेगी कि कौन सा रेशियो आएगा। जब पता चल जाएगा कौन सा रेशियो आएगा तो जो भी वैल्यू मुझे इस क्वेश्चन में पूछा है वो मैं सॉल्व कर सकता हूं। तो होप कि ये जो है तुम्हें फिगर बनाना समझ में आ गया, ये वैल्यूज को लिखना समझ में आ गया, इन वैल्यूज का रेशियोज से कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का हम लोग यूज करेंगे ये समझ में आ गया। नहीं भी समझ में आया तो कोई चिंता की बात नहीं है, अभी तो क्वेश्चन नंबर 1 ही है, हमें तो क्वेश्चन नंबर 72 तक पहुंचना है। तो चलो धीरे धीरे मैं बताता हूं, इसे पहले सॉल्व करके सिखा देता हूं। तो इस फिगर को बनाने के बाद हमें जो जो चीज दिया हुआ है पहले वो हम लिख लेते हैं। हमें क्या दे दिया गया है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमने क्वेश्चन को जब ड्रॉ कर लिया वहां से लिख लेंगे। बी सी इज इक्वल टू
20 मीटर। बीसी दे दिया गया है, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ए बी इज इक्वल टू व्हाट। तो इसे हम लिखेंगे कैसे, कैसे समझेंगे कि करना क्या है? तो देखो, हम लोग हमेशा लिख लेंगे कि लेट ए बी इज अ टावर, ए बी इज अ टावर which is 20 meter away from point C। एक टावर है जो पॉइंट सी से 20 मीटर की दूरी पर स्थित है। इतना तो लिख सकते हो। इतना लिखने के बाद एंगल जो आया मेरा अकॉर्डिंग टू फिगर, हमारा बेस जो आया है, हमारा परपेंडिकुलर जो निकालना है, ये हमने लिख लिया। अब हम अगर ध्यान से देखेंगे कि रेशियोज क्या बनता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या बनेगा, यहाँ बीसी और ए भी दिया हुआ है, तो ये मेरे लिए बी का काम कर रहा है, ये मेरे लिए पी का काम कर रहा है, तो पी बाई बी। पी बाई बी किसके लिए आता है? तो हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। दैट मीन्स tan 60 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई बी 20 मीटर। लिख सकते हैं। अब हम tan 60 डिग्री का वैल्यू जानते हैं या नहीं? tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू पी बाई 20 मीटर। दैट मीन्स P इज इक्वल टू 20 इंटू √3 मीटर। तुम यहां आंसर छोड़ सकते हो या √3 का वैल्यू 1.732 पुट करके इससे मल्टीप्लाई करके भी आंसर को लिख सकते हो। तो जो ये P निकल गया, यही तो मेरा टावर का हाइट है ना। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू height of the tower is equal to 20 √3 मीटर। आंसर। पहला क्वेश्चन था, थोड़ा मैंने टाइम दिया, तुम्हें ड्रॉ करना बताया, तुम्हें ये लिखना बताया। सेकंड क्वेश्चन से थोड़ा सा हम लोग स्पीड चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल इज 60 डिग्री and the foot of the ladder is 9.5 meter away from the wall. Find the length of the ladder. थोड़ा सा दिमाग को भिड़ाओ। दीवार मेरा ऐसा रहता है, दीवार हमेशा जो वर्टिकली रहता है, तो ये मेरा अगर ए बी को हम मान लेते हैं कि वॉल है, तो लैडर कैसा रहता है? देखो यहां पे बताया है अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल इज 60 डिग्री। लैडर जो है वो दीवार के साथ तिरछा रूप में खड़ा है। एंगल क्या है? 60 डिग्री बनाते हुए। यानी यहां पे जो है 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये जो है ए सी, ये ए सी मेरे लैडर का काम कर रहा है। यानी ए सी इज इक्वल टू लैडर। एसी को हमने लैडर मान लिया है और ए बी को हमने मान लिया है वॉल। ए बी को हमने मान लिया है वॉल। ये बीसी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन वॉल फ्रॉम लैडर। जो लैडर का डिस्टेंस जो वॉल से है वही मेरा है बीसी, यानी 9.5 मीटर। देखो बात करते करते फिगर बन गया। ये क्या रहेगा? 90 डिग्री, क्योंकि वॉल जो है हमेशा वर्टिकली रहेगा। तो ये मेरा फिगर ड्रॉ हो गया। बट इसको लिखना है। लिखना कैसे है? लिखेंगे लेट AC is equal to ladder, AB is equal to wall and BC is equal to distance from wall to ladder। कितना है? तो 9.5 मीटर है। ये सब लिख लेना होगा आपको। और ये जो एलिवेशन एंगल बन रहा है, ये कितना का बन रहा है? तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। हम हमेशा थीटा लिख के ही इसको लिखेंगे, ताकि जब हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ले तो वहां हम लिख सके tan थीटा है, cos थीटा है, sin थीटा है, क्या है।
तो ये लिखने का बात समझ में आ गया होगा अब आपको। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे फिगर को ड्रॉ करते जाएंगे। फिगर जैसे ही ड्रॉ कर लेंगे उस फिगर को सिर्फ अपने जो मान लिया है वो लिख देना है। भाई हम एसी को तो लैडर बोले हैं ना यहाँ क्वेश्चन में पढ़ के, जब हम ड्रॉ कर रहे थे उसी को लिख लेना है। एसी इज इक्वल टू लैडर, ए बी इज इक्वल टू वॉल है, बीसी इज इक्वल टू डिस्टेंस है। बस लिखना ही तो है, ये जरूर लिखना। उसके बाद ये एंगल हमें दे दिया गया है। अब हम गौर से अगर इस फिगर को देखें, यहां मुझे एंगल दिया हुआ ये मेरा एंगल है सी। सी से अगर एंगल को देखें तो ए बी मेरे लिए क्या काम कर रहा है, पी का काम कर रहा है ना। यानी कि ये ए बी जो है, ये वाल जो है, ये मेरे इस एंगल के लिए पी का काम कर रहा। ये तो ऑटोमेटिक एच होता है, और ये क्या दिया हुआ मुझे, बी दे दिया गया है। तो पी बी एच मुझे मिल गया। यानी कि हम एसी इज इक्वल टू लैडर यही तो निकालना है, तो वाट लिख सकते हैं। हमें ए बी इज इक्वल टू वाल इसका कोई जरूरत ही नहीं है, तो पी लिख के छोड़ देते हैं। ये जो बीसी इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम वाल टू लैडर 9.5 मिलीमीटर लिखे हैं, ये क्या है मेरे लिए, ये मेरे लिए बी का काम कर रहा है ना। तो अब मैं देखता हूं मुझे निकालना है एसी। ध्यान से देखो जो बता रहा हूं, एसी, और मुझे दिया हुआ है बीसी। यानी कि एसी एच है और बीसी बी है। तो बी और एच के बीच क्या रिलेशन बनता है, रेशियो बनता है बी बाई एच। बी बाई एच का रिलेशन किसके लिए आता है, तो बी बाई एच का रिलेशन आता है कॉस थीटा। ये जो भी काम मैंने किया ये या तो तुम रफ में कर लेना या फिर ब्रेन के अंदर कर लेना सोच के। इसको लिखना नहीं है, ये रफ में तुम कैलकुलेशन कर लो, सोच लो, लॉजिक को रफ में कर लो। उसके बाद इस चीज को यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट अप्लाई क्या कर सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। तो हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये तो हमने लिखा ही नहीं है। ये हमने कहां पे लिखा, ब्रेन में। तो इसको हम लोग डायरेक्ट अब मैथ पे अप्लाई करेंगे। कैसे, हम जानते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच होता है। तो हम लिख सकते हैं cos कितना है यहाँ थीटा 60 डिग्री इज इक्वल टू बी कितना है 9.5 मीटर डिवाइडेड बाई एच कितना है हमें नहीं पता, एच ही तो निकालना है। तो एच को एच रहने दो। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 इज इक्वल टू 9.5 मीटर बाई एच। देयरफॉर एच इज इक्वल टू 9.5 इंटू 2 यानी 19 मीटर। ये क्या है एच, एच क्या है एसी, एसी क्या है, एसी है लैडर। यानी कि लेंथ ऑफ लैडर जो हमसे पूछा था वही ना है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ लैडर इज इक्वल टू 19 मीटर। आंसर समझ में आया ना, नहीं आया दोबारा देखो, शुरू से फिगर बनाने से लेके सॉल्यूशन करने तक। फिर भी नहीं समझ में आता है कमेंट में मुझे बार बार लिख के दो कि सर नहीं बन रहा है, मैं तुम्हें फिर भी सिखा के रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, a ladder is placed along a wall of house such that its upper end is touching the top of the wall। ऐसा रखा गया है लैडर क्योंकि उसका जो सबसे टॉप एंड है वो जो है वॉल के साथ लगा हुआ है। द फुट ऑफ द लैडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम वॉल। वैसे ही लैडर का जो नीचे का हिस्से का डिस्टेंस है मेरे दीवार से वो 2 मीटर है। एंड द लैडर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द लेवल ऑफ ग्राउंड। लैडर जो है ग्राउंड के साथ 60 डिग्री एंगल बना के खड़ा है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द वॉल। हाइट ऑफ द वॉल मुझे निकालना है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, अपना वॉल को बना लेते हैं। हमने मान लिया ए बी इज इक्वल टू वॉल, क्लियर है ना। अब एक लैडर है हम जब बनाएंगे तो उसका डिस्टेंस दे देते हैं। ये बीसी जो है उसका डिस्टेंस है कितना, तो 2 मीटर। अब लैडर जो है वो पॉइंट ए से लेके ये पॉइंट सी तक रहेगा। यानी कि एसी जो है वो मेरा क्या है, ये लैडर है।
ये जो लैडर है, ये जो जमीन है ग्राउंड, इसके साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? तो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। सारा चीज हमने ड्रॉ कर लिया। लिखने की बारी, लेट ए बी इज इक्वल टू वॉल, या हाइट ऑफ वॉल भी लिख सकते हो। ए सी इज इक्वल टू लैडर, AC is equal to ladder, BC is equal to distance, किसका? Distance of the ladder from wall, इतना लिख सकते हो। एंगल कौन सा दिया हुआ है हमें? एंगल ACB, एंगल ACB इज इक्वल टू, हम जैसे मानते हैं थीटा, थीटा मान लिया हम लोगों ने इसे थीटा। जैसे मैंने इसे थीटा कह दिया एंगल ACB को, AB क्या हो गया मेरे लिए? AB मेरे लिए काम करने लगा P का। AC क्या हो गया मेरे लिए? AC मेरे लिए बन गया H। BC क्या बन गया मेरे लिए? B इजिकल टू 2 मीटर। कहीं से कोई प्रॉब्लम? मैंने फिगर को बोल बोल के ड्रॉ किया, क्वेश्चन को पढ़ के मैंने इस फिगर को जो माना है उसे यहां लैंग्वेज में लिख लिया। जैसे मुझे एंगल थीटा मिला, एंगल थीटा के अनुसार पी, बी और एच को मैंने डिफाइन कर दिया, कौन पी है, कौन बी है, कौन एच है। जैसे ही मुझे पी, बी, एच मिल गया, मैं अपना ब्रेन को यूज करके ये बोलूंगा कि भाई मुझे दिया क्या है? बी, निकालना क्या है? पी। रिलेशन क्या बनेगा? पी बाई बी का। पी बाई बी का रिलेशन किसके लिए बनता है? तो पी बाई बी का रिलेशन बनता है tan थीटा के लिए। तो tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। tan थीटा यानी कि tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री के लिए P मुझे निकालना है, B क्या है यहां पे? 2 मीटर। tan 60 डिग्री का वैल्यू मुझे पता है, √3 इज इक्वल टू P बाई 2। देन P इज इक्वल टू व्हाट? 2√3 मीटर। और P जो है वो है मेरा हाइट ऑफ वॉल। मुझे निकालना था हाइट ऑफ द वॉल, निकाल लिया हमने। तो सीधे सीधे लिख देते, देयरफॉर हाइट ऑफ द वॉल इज इक्वल टू हाइट ऑफ द वॉल इज इक्वल टू 2√3 मीटर। आंसर यहां तुम 2√3 मीटर में भी छोड़ सकते हो ट्रिगोनोमेट्री में, या फिर √3 का वैल्यू 1.732 से मल्टीप्लाई कर सकते हो 2 को। होप कि तुमको मैथ समझ में आ रहा है। हाइट एंड डिस्टेंस अगर डर लगता था तो तुम्हें अब मजा आने लगा है। अगर मजा आने लगा है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करो, कुछ कमेंट करो। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है एन इलेक्ट्रिक पोल इज 10 मीटर हाई। एक इलेक्ट्रिक पोल दे दिया है जो 10 मीटर हाई का है। अ स्टील वायर टाइड टू टॉप ऑफ द पोल is affixed at a point on the ground to keep the pole upright। पोल को सीधे खड़े रहने के लिए एक स्टील वायर को टॉप में बांधा गया है, जिसको ग्राउंड में लाके एक जगह पे गाड़ दिया गया है। इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल थ्रू द फुट ऑफ द पोल, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। अगर वो वायर जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, जो फुट का हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ है, उसके साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हमें वायर का लेंथ निकालना है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम हम करेंगे फिगर ड्रॉ। फिगर ड्रॉ करने के लिए मुझे दे दिया गया है एक इलेक्ट्रिक पोल जो 10 मीटर हाई है। तो हम एक इलेक्ट्रिक पोल बना लिए। चलो ये इलेक्ट्रिक पोल बना लिए हम, इसका नाम भी दे दिए ए बी। ये कितना हाई है भाई? 10 मीटर हाई है। हमने इसको लिख लिया 10 मीटर हाई है। अब बता रहा है इस टॉप में एक स्टील वायर बांधा हुआ है जो पोल के साथ हॉरिजॉन्टल, यानी मट्टी समझ लो, जमीन समझ लो, वहां पे जो है उसको खींच के बांधा हुआ है ताकि इलेक्ट्रिक पोल स्ट्रेट खड़ा रहे। तो यहां मेरा 90 डिग्री बनेगा, ये मेरा सी पॉइंट हो गया। तो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे एंगल कहां पे बन रहा है? एंगल यहां पे बन रहा है।
देखो पिछले 3 क्वेश्चन में मैंने हमेशा जो है एंगल को इस तरफ बनाया है, इस बार मैंने पोल को इस तरफ लिया है और स्टील वायर को इस तरफ खींच के बांधा है, ये समझाने के लिए कि जरूर नहीं है कि हम एक ही जैसा ऐसा ही फिगर बनाते रहे। नहीं, ये जरूरी नहीं है, हम इधर भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं। 90 डिग्री को हम इस तरफ से भी ले सकते हैं, इस तरफ से भी ले सकते हैं। तुम्हें जैसा इच्छा वैसा ड्रॉ करो, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही ड्रॉ करना। अब हम आते हैं फिर दोबारा लौट के यहाँ पे, तो निकालना क्या है? निकालना है मेरे को स्टील वायर का जो लेंथ है यानी एसी है, यानी ये एच को निकालना है। तो हम पहले लिख लेंगे जो जो चीज हमने इस फिगर में क्वेश्चन से ड्रॉ किया है। क्या क्या ड्रॉ किया है? तो लेट ए बी इज इक्वल टू क्या? पोल, या हाइट ऑफ पोल भी लिख सकते हो तुम, ठीक है। ए बी को मैंने लिख लिया। अब ए सी क्या है मेरे लिए? ए सी है स्टील वायर, या लेंथ ऑफ स्टील वायर भी तुम लिख सकते हो, ठीक है। बी सी क्या है? डिस्टेंस, बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस। इतना हमने लिख लिया है। अब मुझे एंगल जो बन रहा है वो एंगल बन रहा है एंगल ए सी बी इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसे हमने थीटा ले लिया। जैसे ही मैंने एंगल थीटा लिया, मैं क्या देखता हूं? एंगल थीटा के लिए ये जो 10 मीटर है ये मेरा पी का काम कर रहा है, यानी ए बी जो हाइट ऑफ पोल है ये मेरा पी का काम कर रहा है 10 मीटर। और ये जो स्टील वायर है एसी, ये मेरा एच का काम कर रहा है, और डिस्टेंस मेरा बी का। तो हमसे कहा गया है एच निकालना है तुम्हें, पी दे दिया है, एच निकालना है। पी बाई एच का रिलेशन हम जानते हैं, क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, यानी कि साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू पी की जगह पर क्या है? 10 मीटर बाई एच। साइन 45 का वैल्यू हमें पता है 1/√2 इज इक्वल टू 10 मीटर बाई एच। तो एच इज इक्वल टू क्या हो गया? 10 इंटू √2, यानी 10 इंटू हम यहाँ √2 का वैल्यू पुट कर सकते हैं 1.414, तो क्या हो जाएगा ये 14.14 मीटर। ये क्या है? एच। एच क्या है? एच है स्टील वायर का लेंथ। तो हम ये लिख सकते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ स्टील वायर इज इक्वल टू 14.14 मीटर। आंसर समझ में आया ना? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल से 75 मीटर ऊंचाई पे काइट उड़ रहा है। अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, जमीन के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टू द नियरेस्ट मीटर। तो हमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालना है। तो हम पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे? एक काइट उड़ रहा है, हम मान लेते हैं कि काइट इस तरह से उड़ रहा है, ये इसका स्ट्रिंग है, यहाँ पे काइट है, पॉइंट ए पे काइट है, पॉइंट बी पे मान लेते हैं एक लड़का खड़ा होकर काइट को उड़ा रहा है। तो ये जमीन से कितना ऊंचाई पर है ये मुझे दे दिया गया है। जमीन से कितना ऊंचाई पर है? 75 मीटर। तो इसे ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल से ही नापेंगे हमेशा। तो हमें बताया गया है कि ये एंगल जो है वो है 60 डिग्री। तो हमें निकालना क्या है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कौन सा है? गुड्डी को जो रस्सी सूता जो बांधे रहता है उसी को स्ट्रिंग कहेंगे, यानी ए बी जो है वो मेरा स्ट्रिंग है। तो ये मुझे निकालना है। तो पहले हम लिख लेते हैं फटाफट से जो जो हमें दिया हुआ है, हमने जो फिगर में बनाया है कि लेट ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये हमने मान लिया।
AC क्या है? हाइट है गुड्डी का। AC इज इक्वल टू हाइट ऑफ काइट फ्रॉम ग्राउंड। ये तो हम इजीली लिख सकते हैं। अब BC लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। अब तुमने समझ लिया है कि कैसे फिगर बनाना है, कौन कौन चीज का यूज करके हमको मैथ को आगे बढ़ाना है। तो अगर ये मुझे जरूरत नहीं है तो हम नहीं भी लिखेंगे। तो एंगल लिखते हैं, एंगल ABC इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। जैसे ही मुझे एंगल मिल गया, बस मुझे क्या पता चला, ये AC क्या है मेरे लिए? 75 मीटर। ये मेरे लिए P का काम कर रहा है, 75 मीटर। ये AB क्या है मेरे लिए? AB है मेरे लिए H। देख रहे हो, हर मैथ में मैं एक ही तरीका से बनाता हूं, हर मैथ को एक ही तरीके से समझाता हूं। तो एंगल जैसे ही मिल गया, P और H का वैल्यू, P बाई H का रिलेशन क्या होता है? हमें पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P बाई H। यानी कि यहां पे हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू P यानी 75 मीटर बाई H यानी निकालना है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 यानी 75 बाई H। तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? H इज इक्वल टू 75 इंटू 2 बाई √3। अगर हम ऊपर और नीचे दोनों को √3 से मल्टीप्लाई कर दे तो नीचे मुझे एक पूर्णांक मिल जाएगा, तो मुझे मैथ बनाने में सुविधा हो जाएगा। 75 इंटू 2 इंटू √3 बाई √3 इंटू √3 कर देते हैं। ये ऊपर और नीचे दोनों को √3 से मल्टीप्लाई कर दिए। क्या फायदा हुआ इससे मुझे? इससे मुझे ये फायदा हुआ, ऊपर तो रूट चला गया बट नीचे से रूट गायब हो गया। √3 इंटू √3 3। अब जैसे ही 3 से मैंने इस 150 को काटा तो 50 यानी कि ऊपर मेरा हो गया 50√3। जैसे 50√3 हुआ तो यहां मैंने वैल्यू पुट कर दिया √3 का 1.732। जैसे मैंने √3 का वैल्यू को पुट किया, मुझे मल्टीप्लीकेशन करने में इजी हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो निकलेगा 86.6 मीटर। 86.6 मीटर इस मेरा एग्जैक्ट आंसर है, जो करेक्ट आंसर है। बट मुझे यहाँ क्वेश्चन में बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टू द नियरेस्ट मीटर। नियरेस्ट क्या होता है? नियरेस्ट वो वैल्यू होता है जो यहां अगर पॉइंट के बाद 5 से कम रहता तो हम 86 लिखते। यदि पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज्यादा आ जाता है तो ये 86 मेरा हो जाएगा 87 मीटर। यानी मैंने राउंड नंबर में आंसर देना है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू 87 मीटर आंसर। यदि तुम्हें क्वेश्चन में ये नियरेस्ट मीटर का यूज नहीं करे तो तुम 86.6 मीटर ही आंसर लिखना, और तुम 86.6 मीटर आंसर लिखोगे तो सही होगा। लेकिन यहां नियरेस्ट बोला है इसलिए हम लोग इसको राउंड करके आंसर लिखे हैं। बाकी सब तुम्हें समझ में आ गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। Well, question number 6. The length of the string between kite and a point on the ground is 90 meter. Length of the string मुझे दे दिया गया है 90 मीटर। If the string makes an angle theta with the ground, theta angle बना रहा है such that tan theta is equal to 15/8। यहाँ थीटा दिया नहीं है, थीटा का वैल्यू नहीं दिया है, यहाँ एक रेशियो उठा के दे दिया गया है। तो क्या बोल रहा है? हाउ हाई इज द काइट। काइट जमीन से कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है ये हमें निकालना है। तो जैसे कि एज यूजुअल हम लोग सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे? तो एक काइट उड़ रहा है तो ये हो गया उसका स्ट्रिंग। इस पॉइंट पे काइट है, मान लेते हैं पॉइंट पे। बी पॉइंट पे एक लड़का है जो उड़ा रहा है, और ये क्या हो गया? AC काइट का हाइट हो गया, काइट का हाइट हो गया AC। थीटा एंगल कहां पे बना रहा है? यहां पे बना रहा है थीटा एंगल। ये स्ट्रिंग का लेंथ मुझे दे दिया गया है 90 मीटर। इतना हम कर सकते हैं, ये 90 डिग्री। तो हम लिख लेते हैं लेट
ए बी इज इक्वल टू क्या है मेरा, ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, वो जो धागा है उसका लेंथ है ये। AC क्या है अपने लिए, AC इज इक्वल टू हाइट ऑफ काइट, ग्राउंड लेवल से जो उसका हाइट है काइट का, वो है मेरा AC। BC क्या है, डिस्टेंस। तो यहां हम BC को इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें tan थीटा का रिलेशन देखो, मैं बताता हूं तुम्हें आगे। तो ये BC क्या है, BC डिस्टेंस किसका, ये जो स्ट्रिंग है और ये जो काइट उड़ रहा है ठीक उसके नीचे, उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस, अब ये देखो कि यहां मुझे तो थीटा तो दिया है बट थीटा का वैल्यू नहीं दिया है। तो थीटा जो कि चूंकि दे चुका है, तो इस एंगल थीटा के लिए, यानी फॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू थीटा के लिए हम लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू ए सी। ये जो AC है ये मेरा P का काम कर रहा है, और ये जो B है वो मेरा BC का काम कर रहा है, ये जो मेरा BC है ये B का काम कर रहा है। तो AB क्या हो मेरे लिए, AB मेरे लिए H का काम कर रहा है, H इज इक्वल टू 90 मीटर, यही तो दिया हुआ है। तो AB इज इक्वल टू H, ये तीनों चीज हमने लिख लिया है। मुझे क्वेश्चन में इस बार tan थीटा दिया है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 15/8 दिया हुआ है। लेकिन हम तो जानते हैं ना कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू तो होता है P/B। तो P/B दिया हुआ है, 15/8 दिया हुआ है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं P इज इक्वल टू 15, B इज इक्वल टू 8। क्या नहीं है मेरे पास, H नहीं है। क्या H हम निकाल सकते हैं, यस। हम लोग तो बहुत पहले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में ये सब चीज सीख चुके हैं कि H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी कि 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी 225 प्लस 64। तो H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 289 यानी 17। तो H हमें मिल गया, H मिल गया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज से। अब हमें जैसे ही H मिल जाता है हम लिख सकते हैं when H is 17 P is 15। जब H मेरे लिए 17 है उस समय P तो 15 है, तो when H is 1 P is 15/17। when H is कितना, क्वेश्चन में दिया हुआ है 90 मीटर, ये देखो। तो जब ये H 90 मीटर रहेगा तब मेरे लिए P कितना हो जाएगा, 15 इंटू 90/17। जब 19 होगा तब मेरे लिए P कितना होगा, वो जब निकालेंगे तो ये मेरा AC निकल जाएगा, AC निकल जाएगा यानी हाइट ऑफ काइट निकल जाएगा। तो ये क्या बच्चा वाला मैथ बन गया ना। अब सीधे सीधे एकदम मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो। इसे मल्टीप्लाई करते तो 1350/17, फिर इसे अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो 79.41 मीटर, यानी कि इतने हाइट पे काइट उड़ रहा है। क्या लिखना है तब, हाइट ऑफ काइट इज इक्वल टू हाइट ऑफ द काइट इज इक्वल टू 79.41 मीटर। समझ में आया। अगर एंगल नहीं दिया है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज दिया है, तो उससे हमें तीनों रेशियोज निकालना पड़ेगा। TBH तीनों वैल्यू जैसे ही निकल जाता है हम नॉर्मल 7 क्लास के जैसा मैथ को बना के सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, a vertical tower stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flag staff. At a point on the plane 70 meter away from the tower, an observer notices that the angles of elevation of the top and the bottom
of the flag staff are respectively 60 degree and 45 degree. Find the height of the flag staff and that of the tower. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, फिगर बनाओ, मैथ इजी लगेगा। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट देखो ध्यान से। बोल रहा कि एक वर्टिकल टावर स्टैंड है, तो पहले हम एक काम करते हैं, एक वर्टिकल टावर स्टैंड बना देते हैं कुछ इस तरह से। चलो ये मैंने बना दिया एक टावर स्टैंड, ओके, वर्टिकल है। अब बोल रहा है इसके ऊपर जो है एक तुम्हारा फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है, तो मान लेते हैं इसके ऊपर ये चलो एक फ्लैग स्टाफ लगा दिया हमने, ठीक है। अब बोल रहा है एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन 70 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, इस टावर से 70 मीटर के डिस्टेंस पे एक आदमी है। मान लेते हैं 70 मीटर डिस्टेंस यहां पे है, ये कितना है 70 मीटर। यहां एक आदमी खड़ा है, वो आदमी जो है वो नोटिस कर रहा है, ऊपर की ओर देख रहा है इस फ्लैग को और फ्लैग के इस बॉटम को यहाँ पे। तो ये दोनों जगह पे जब देख रहा है तो रेस्पेक्टिवली कहने का मतलब है कि जैसे जैसे वो देख रहा है वैसे वैसे उसका एंगल बन रहा है। पहले किसको देख रहा है, टॉप देन बॉटम को, तो पहले टॉप को देख रहा है यहाँ पे, यानी कि यहां जब वो देख रहा है तो उसका एंगल बन रहा है 60 डिग्री, उसका एंगल बन रहा है 60 डिग्री। और जब वो नीचे बॉटम को देख रहा है, यानी फ्लैग का इस बॉटम को देख रहा है, यानी इस जगह पर देख रहा है, तब उसका एंगल बन रहा है 45 डिग्री। इतना क्लियर है कि मैंने फिगर कैसे बनाया। तो अब मुझसे पूछा जा रहा है, तो बताओ फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड दैट ऑफ द टावर। बोल रहा है कि फ्लैग स्टाफ का भी तुमको हाइट बताना है और इस टावर का भी हाइट बताना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लैंग्वेज में। हम लोग यहाँ पे जब लिखने लगेंगे कि लेट, क्या क्या माना हमने, हमने माना पहले ए बी, क्या था ए बी वर्टिकल टावर, तो लेट ए बी इज इक्वल टू वर्टिकल टावर स्टैंड। जो मैथ में दिया हुआ है हम उसे मान लिया। अब मुझे ये जो दिया हुआ है सी, तो ये ए सी क्या है, फ्लैग है, तो लिख लेते हैं ए सी इज इक्वल टू फ्लैग स्टाफ। ये जो डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है हम यहां डी लिख देते हैं, हम यहां डी लिख देते हैं, तो बी डी क्या हुआ, डिस्टेंस बी डी इज इक्वल टू डिस्टेंस, किसके बीच का डिस्टेंस होगा, ये जो ऑब्जर्वर है और ये जो मेरा वर्टिकल टावर है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड टावर, इतना हम लिख सकते हैं। जैसे ही इसको हमने लिख दिया है, ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल को हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि एंगल मेड बाय द ऑब्जर्वर। कैसे कि एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल सी डी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इस तरह से हम लिख सकते हैं, दोनों एंगल को भी लिख दिया। तो अब जरा ध्यान से देखो, जब ये एंगल मुझे 45 डिग्री का दिख रहा है, तो 45 डिग्री एंगल के लिए ये ए बी मेरा पी का काम कर रहा है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये मेरा पी है, ठीक है। तो हम जब यहां पे लिखेंगे फॉर एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो ए बी इज इक्वल टू पी का काम करेगा।
और ये बी डी मेरा बी का काम करेगा। तो हम इजीली इस रिलेशन को लिख सकते हैं tan डी, यहां मेरा एंगल है डी, तो tan डी, देखो यहां मैंने कोई थीटा उटा क्वेश्चन में नहीं दिया, मैंने भी नहीं लिया है, क्योंकि डी पॉइंट पे एंगल बन रहा इसलिए हम लिखे tan डी। तो क्योंकि tan डी इज इक्वल टू पी बाई बी हो सकता है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री इज इक्वल टू पी यानी ए बी यानी 70, ये लिख सकते हैं हम। देयरफॉर tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 इज इक्वल टू ए बी बाई 70, यानी कि ए बी इज इक्वल टू 70 मीटर। ए बी क्या है? ए बी तो है हमारा टावर का हाइट, यानी कि हाइट ऑफ टावर मेरा पहले ही निकल गया, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 70 मीटर। तो ये एक आंसर तो मुझे मिल गया। अब मुझे ये एसी चाहिए, क्यों? फ्लैग स्टाफ का भी तो हाइट निकालना है, और जैसे ही मुझे ये एसी चाहिए तो ये 60 डिग्री वाला एंगल तक मुझे पहुंचना होगा। तो अगेन हम लिख सकते हैं, अगेन व्हेन एंगल फॉर एंगल सी डी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो इसको जब हम ले लेंगे मेरा सी बी पूरा पी का काम करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू सी बी बाई बी डी, सी बी बाई बी डी। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू सी बी को हम लिख सकते हैं सी ए प्लस ए बी, सी बी को लिख सकते हैं सी ए प्लस ए बी बाई बी डी को हम लिख सकते हैं 70। देखो एक एक स्टेप को ध्यान से देखते रहो, समझ में आ जाएगा। अब जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7√3 इज इक्वल टू सी ए प्लस ये जो मेरा ए बी है, ए बी तो अभी तुरंत निकला ना मेरा 70 मीटर, तो हम लिख सकते हैं ना 70। जैसे हमने 70 लिख दिया, देयरफॉर सी ए इज इक्वल टू 70√3 माइनस 70 लिख सकते हैं ना। तो इसको जैसे लिखेंगे 70 अगर हम कॉमन ले तो √3 माइनस 1, जैसे ही ब्रैकेट में √3 माइनस 1 आया इसको लिख सकते हैं 1.732 माइनस 1। उसको अगर हम लोग 70 इंटू 0.732 कर दे तो हमारा आंसर निकल जाएगा ना। तो मल्टीप्लाई करके देख लो, 0.732 इंटू 70, फटाक से मल्टीप्लाई करके देख लो, 7 2 14, 7 3 21, 22 2 51 0 1 2 3 1 2, देखो 51.24 मीटर किसका? फ्लैग का हाइट निकल गया ना। तो अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप मैथ को करेंगे तो उसका सॉल्यूशन एकदम इजी तरह से निकल जाएगा। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, a vertically straight tree 15 meter high is broken by the wind in such a way that its top just touches the ground and makes an angle of 60 degree with the ground. At what height from the ground did the tree break? क्वेश्चन को अगर हम लोग गौर से समझे तो एक 15 मीटर हाई ट्री है। तो सबसे पहले हम अपना काम करेंगे, यानी कि फिगर ड्रॉ। एक हम 15 मीटर हाई, ये टोटल 15 मीटर हाई एक पेड़ बना लिया हम, जिसका नाम हमने दे दिया ए बी। यानी कि जब हम लिखेंगे लेट्स ए बी इज इक्वल टू ट्री या हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू 15 मीटर। अब बोल रहा है कि आंधी तूफान के कारण जो ये ऊपर के साइड से टूट गया है और टूट के ग्राउंड में कुछ इस तरह से गिरा है
कि मान लो इस पॉइंट पे टूट गया है, सी पॉइंट पे, और ये है मेरा ग्राउंड। तो सी पॉइंट पे जब टूटेगा, ये जो हिस्सा है ए सी, ध्यान से देखो, ये जो ए सी है ये इस तरह से मुड़ के जमीन में टच करेगा, यानी कि ये जो ए पॉइंट है ये जाके मेरा इस जमीन पे यहां पे लग जाएगा, यानी ये जो ए पॉइंट है यही ए पॉइंट है। हम यहां पे मान लो नाम दे दिए डी, क्योंकि जमीन में ये डी पॉइंट पे टच कर रहा है। बट चीजों को समझो, ये जो चीज है जो टूटा आंधी से, यही चीज मुड़ के जाके यहां पे गिरा, यानी कि इस एसी का हाइट और ये सीडी का हाइट दोनों सेम होना चाहिए, क्योंकि यही चीज है जो टूट के गिर गया है। तो हम क्या करते हैं, इस तरह से ये गिरा है जमीन के साथ कि 60 डिग्री का एंगल बना दिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे को क्वेश्चन में बोल रहा है कि बताओ ये ट्री जो है, ये पेड़ जो है वो जमीन से कितनी ऊंचाई से टूट के गिरा है, यानी जमीन अगर ये वाला है मेरा, तो यहां से कितनी ऊंचाई से टूट के गिरा, तो ये सी ऊंचाई से। तो हम अगर इस बीसी को एक्स मान लेते हैं, ध्यान से देखो, अगर इस बीसी को एक्स मान लेते हैं तो ये एसी कितना होगा मेरा, ये पूरा का पूरा 15 मीटर था, एक्स हाइट से टूट गया तो ये एसी मेरा कितना बचेगा, 15 माइनस एक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पे। पूरा हाइट था पेड़ का 15 मीटर, एक साइड से पेड़ टूट गया तो एक साइड तक तो यहां बच गया है, टूटा हुआ हिस्सा का हाइट कितना हो जाएगा, 15 में से एक्स को माइनस कर देंगे तो 15 माइनस एक्स। यही ये जो एसी है यही तो मेरा डीसी है, यानी कि ये भी तो 15 माइनस एक्स ही है, वही वाला पार्ट है टूट के आया हुआ है यहाँ पे। तो यहां तक तुमको फिगर बनाना समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो है इसको पहले लिख लेंगे, फिर कैलकुलेशन में जाएंगे। तो फिगर को जो मैंने ड्रॉ किया है उसको पहले लिख लेते हैं। लेट ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री कितना है मेरे को, 15 मीटर, यहां मैंने लिख लिया है। अब हम बोलते हैं कि ट्री हैज बीन ब्रोकन फ्रॉम पॉइंट सी, तो द ट्री has broken at point C, पॉइंट सी में ब्रेक किया, और साथ में ही एंड टचेस द ग्राउंड, टचेस द ग्राउंड एट पॉइंट डी विथ 60 डिग्री एंगल। देखो एक लाइन में मैंने सारा चीज कैसे लिख दिया, द ट्री हैज ब्रोकन एट पॉइंट सी एंड टचेस द ग्राउंड एट पॉइंट डी विथ एंगल 60 डिग्री। तो सारा चीज मैंने जो ड्रॉ किया है ये मैंने बता दिया। अब हम मान लेते हैं कि BC इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि AC इज इक्वल टू AB माइनस BC। अब AB पूरा क्या था मेरा 15 मीटर, यहां दिया हुआ है 15 मीटर, माइनस ये BC को हमने x माना है, तो ये क्या हो गया 15 माइनस x मीटर। AC का भी वैल्यू निकाल लिए हम लोग अभी फिलहाल। तो जो मेरा AC है वही मेरा DC है, क्योंकि AC इज इक्वल टू DC। क्यों, बिकॉज ये जो है ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री है, ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया। अब आते हैं कैलकुलेशन पार्ट में। कैलकुलेशन पार्ट में क्या करेंगे हम लोग, यहां हम देखते हैं अगर एंगल 60 डिग्री को लिया जाए, एंगल 60 डिग्री के कारण
मेरा ये x जो है वो p का काम कर रहा है, और ये 15 माइनस h जो है h का काम कर रहा है, यानी p बाई h का काम कर रहा है। तो p बाई h का रेशियो किसके लिए आता है? साइन 60 डिग्री के लिए। तो हम यहाँ सीधे सीधे लिखेंगे कि इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं अभी हम? CBD। इन ट्रायंगल CBD, देख लो ध्यान से, CBD ये मेरा 90 डिग्री है। इन ट्रायंगल CBD हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू BC बाई CD, यानी कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू BC का वैल्यू हम लोग का x है और CD का वैल्यू है 15 माइनस x। तो इसको अब सॉल्व करेंगे, x का जो वैल्यू निकलेगा वो मेरा BC का वैल्यू निकलेगा। पहले सॉल्व कर लेते हैं, देन बाइसेम कर देंगे, तो 15√3 माइनस √3x इज इक्वल टू 2x। देयरफॉर इसको अगर हम लोग सॉल्व कर ले, 15√3 इज इक्वल टू 2x प्लस √3x, यहां सॉल्व कर लेते हैं। देन ये इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, 2x प्लस 1.732x इज इक्वल टू 15 इंटू 1.732, सबको मैंने रूट से बाहर निकाल दिया। देयरफॉर इसको अगर जोड़ लिया जाए, 3.732x इज इक्वल टू 15 इंटू 1.732 जब करोगे तो इसका रिजल्ट आएगा 25.98। देयरफॉर x इज इक्वल टू जब निकालोगे 25.98 डिवाइडेड बाय 3.732, तो इसका रिजल्ट तुम्हारे लिए आएगा 6.96। तो ये जो x निकला है हमारा, ये x क्या है? ये BC क्या था हमारा? BC वही पॉइंट था जहां से पेड़ टूटा था। दैट मीन्स ग्राउंड से 6.96 मीटर ऊपर मेरा पेड़ टूटा था, जो मुझे क्वेश्चन में पूछा था कि ग्राउंड से कितना ऊंचाई पर मेरा पेड़ टूट गया था। तो लिख देंगे द ट्री has broken from ground at the height of 6.96 मीटर। हो गया आंसर। सारा चीज इस जो है फिगर में ही छिपा हुआ था। मैथ फिगर जैसे ही तुमने सही बनाया, जैसे ही ये कंटेंट को सही से लिखा, बस तुम्हारा मैथ बन गया। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 9, a vertical tower stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flagstaff of height 5 meter. At a point on the plane, the angles of elevation of the bottom and the top of the flagstaff are respectively 30 degree and 60 degree. Find the height of the tower. तो कहने का मतलब है कि ये फिगर कुछ ऐसा बनेगा कि मान लो एक वर्टिकल प्लेन दिया हुआ है, यानी कि ये मेरा ग्राउंड है। इस वर्टिकल प्लेन में एक मान लो कि इस तरह से छोटा सा टावर लगा दिया है। अब इस टावर के ऊपर जो है तुमको एक फ्लैग दिया हुआ है। इस टावर के ऊपर तुमको एक फ्लैग दे दिया गया है। अब बता रहा है एक पॉइंट से देखने पर प्लेन का कोई एक पॉइंट पे एक व्यक्ति इस तरह से खड़ा हो जाता है। मान लो इस पॉइंट पे खड़ा हो गया, तो जब इस फ्लैग का इस नीचे वाले हिस्से को वो देख रहा है, उस समय यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ध्यान से देखो जो फिगर मैं बना रहा हूं। और जब टॉप को वो देख रहा है, उसी पॉइंट से जब वो टॉप को देख रहा है, तो उस समय जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। इस फ्लैग का हाइट मुझे दे दिया गया है 5 मीटर,
ये 5 मीटर कहां से कहां तक का हाइट है? ये फ्लैग का ओनली, ये टावर का नहीं। टावर का हाइट हमें निकालना है, यानी कि यहां से यहां तक का हाइट मुझे निकालना है। तो जिस तरह से मैंने फिगर को बनाया उसी तरह से हम लोग नाम दे देंगे कि ए बी जो है एक टावर है, जिसके ऊपर ए सी नाम का एक फ्लैग है, और डी पॉइंट से जब इसको देखा जा रहा है, जब इसका बॉटम को देख रहे हैं तो एंगल बन रहा है 30 डिग्री, और जब इसका टॉप को देख रहे हैं तब एंगल बन रहा है 60 डिग्री। इसी को हमें लिख लेना है। फिगर समझ में आया? अब इसको हम लोग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? लेट ए बी इज द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर लिख लिए ए बी। इसको हम x माने हैं वो भी लिख देते हैं, इजिकल टू एक्स। ए सी क्या है अपना? ए सी इज द हाइट ऑफ फ्लैग, हाइट ऑफ फ्लैग कितना दिया है क्वेश्चन में? 5 मीटर दे दिया गया है। पॉइंट डी से हम देख रहे हैं, फ्रॉम पॉइंट डी, फ्रॉम पॉइंट डी, फ्रॉम पॉइंट डी जब हम इसका बॉटम को देख रहे हैं, देखो जब बॉटम एंड द टॉप दोनों को रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है, जब बॉटम से देख रहे हैं तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा। तो फ्रॉम पॉइंट डी व्हेन सी द फ्लैग, सी द बॉटम ऑफ द फ्लैग, बॉटम ऑफ द फ्लैग, हमें क्या देखने को मिल रहा है उस समय कि एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ध्यान से देखो, जो मैंने यहां ड्रॉ किया है, जो मैंने यहां लिखा है उसी को है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। एंड व्हेन सी द टॉप ऑफ द फ्लैग, टॉप ऑफ द फ्लैग जब देख रहे हैं उस समय मेरा क्या एंगल बन रहा? एंगल सी डी बी। जब मैं टॉप में देख रहा हूं तो यहां से पूरा एंगल को लेते हुए बन रहा वो, तो एंगल सी डी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहीं पे मेरा सारा खेल अब स्टार्ट होगा कैलकुलेशन का। ध्यान से देखना, पहले मैं इस ट्रायंगल को ले लेता हूं, ट्रायंगल एडीबी को। इन ट्रायंगल एडीबी, मैं ट्रायंगल एडीबी को जब लेता हूं तो मैं देख रहा हूं कि यहां पे मेरा 30 डिग्री आ रहा है, ये वैल्यू मुझे पता है। तो 30 डिग्री के लिए अगर मैं गौर से देखूं तो ये मेरा पी का काम कर रहा है, ये जो एक्स है, ये जो ए बी है, ये मेरा पी का काम कर रहा है। और मैं क्या करता हूं, साथ में इसका बीडी का रिलेशन ले लेता हूं जो मेरा बी का काम कर रहा, यानी पी बाई बी क्या रिलेशन होता है? tan। तो इन ट्रायंगल एडीबी हम लोग लिख लेते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई बी डी, ए बी बाई बी डी, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू हमें पता है 1/√3 इजिकल टू ए बी हमने x लिया हुआ है बाई बी डी। इसे अगर हम सॉल्व कर ले तो बी डी इज इक्वल टू √3x। प्रॉब्लम यहां तक कुछ भी नहीं है। अब हम लोग लेते हैं ट्रायंगल सी डी बी। अब ले लेते हैं इन ट्रायंगल सी डी बी। सी डी बी में हम जब लेंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री जब लेंगे तो P का काम करेगा ये पूरा BC, तो BC बाई BD, BD दोनों के लिए सेम है। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू हमें पता है कि √3 इजिकल टू BC को अगर तुम गौर से देखो, यहां से यहां x है, यहां से यहां 5 है, यानी टोटल BC अगर ले ले तो x + 5 मीटर।
तो BC के लिए हम लिख सकते हैं x प्लस 5 बाई BD। यहां से अगर हम निकाल लेते हैं BD इज इक्वल टू, तो हमारा निकलेगा x प्लस 5 बाई √3। अब ध्यान से देखो, अगर इसको 1 नंबर दे देते हैं और इसको 2 नंबर दे देते हैं, तो यह दोनों जगह पर BD इज इक्वल टू है। एक ही मैथ में मेरा BD का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो चूंकि दोनों में BD का वैल्यू मेरा √3x और इसमें x प्लस 5 बाई √3 है, तो आपस में उन दोनों को हम बराबर लिख सकते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं √3x इज इक्वल टू x प्लस 5 बाई √3। यहां तक तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम बाइसियम कर दे तो ये √3 उठ के यहां आ जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू x प्लस 5, क्योंकि √3 इंटू √3 3x इज इक्वल टू x प्लस 5। इसे अगर हम सॉल्व करें तो 3x माइनस x इज इक्वल टू 5, यानी कि 2x इज इक्वल टू 5, यानी x इज इक्वल टू 5/2। 5/2 का मतलब 2.5 मीटर। तो ये x क्या है? x जो है मेरा वो क्या था? AB इज द हाइट ऑफ टावर, और हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो x निकल गया, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 2.5 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया, वीडियो को रिवर्स करके देखो, पीछे करके देखो, जहां नहीं समझ में आ रहा वहां पॉज करके देखो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10, a person observed the angle of elevation of the top of a tower as 30 डिग्री। यानी कि मुझे एक टावर दे दिया गया है, हम अपने अनुसार फिगर बनाते हैं। मान लो कि ये AB एक टावर दे दिया हुआ है, AB एक टावर दे दिया हुआ है। इस ग्राउंड लेवल पे यहां से एक आदमी इस टावर का टॉप को देख रहा है, तो यहाँ पे एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री का। मान लेते हैं C पॉइंट से वो देख रहा है इस टावर को, ठीक है? अभी मान लो 30 डिग्री का जब एंगल बना रहा है, तो हम मान लेते हैं कि वो जो AB का हाइट देख रहा है, यानी टावर का हाइट देख रहा है, वो x है। फिलहाल इतना तो हम लिख सकते हैं। पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं कि लेट AB इज इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू, हमने मान लिया x, तो लिख लेते हैं। अब C पॉइंट से देखने पे इसका जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, तो उसको भी हम लोग लिख लेते हैं कि एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम अगर चाहेंगे तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अगर BC को हम ध्यान से देखें तो इस 30 डिग्री एंगल के लिए B का काम कर रहा है, क्योंकि X जो है P का काम कर रहा है, तो हम tan 30 डिग्री अगर लिख ले, इसको कोई दिक्कत नहीं है अपने लिए। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB बाई BC। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू AB का वैल्यू X है और BC, therefore BC is equal to √3x। पूरा BC जो है वो मेरा √3x है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन में आता है नेक्स्ट स्टेप जो बिल्कुल नया है। क्या आता है? ही वॉक्ड, यानी वो आदमी वॉक्ड 50 मीटर टूवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर अलोंग लेवल ग्राउंड। कहने का मतलब है कि वो आदमी जहां यहां खड़ा था, अब यहां से वो 50 मीटर आगे बढ़ गया, 50 मीटर आगे बढ़ गया ये जो टावर है इसके फुट की ओर। देखो क्वेश्चन एकदम क्लियर तुमको बता रहा है कि तुम्हें कैसा फिगर ड्रॉ करना है। तो बता रहा है कि वॉक्ड 50 मीटर टूवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर, तो 50 मीटर वो टावर की तरफ आगे बढ़ा। अब एक जगह पे आके जहां रुक गया, वहां से जब इस टावर को वो देख रहा है,
मान लो वो डी पॉइंट तक पहुंच गया है। यहां से जब इस टावर का टॉप को देख रहा है तो यहां से उसका एंगल बन रहा है 60 डिग्री। तो यहां से उसका एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। क्लियर एकदम दिया हुआ है हमें, देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एज 60 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट में हम लोग बाद में जाते हैं। तो जब हम देखते हैं कि ये 60 डिग्री का एंगल बनाया, तब फिर अगर हम इसको tan ले ले तो ये मेरे लिए P का काम कर रहा है, ये मेरे लिए B का काम कर रहा है। इजीली हम tan 60 ले सकते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे? लिखेंगे आफ्टर मूविंग मूविंग 50 मीटर टूवर्ड्स द टावर। टावर की तरफ 50 मीटर आगे बढ़ने पर हमें क्या मिलता है? पॉइंट डी के यहां से 60 डिग्री, यानी कि एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब एंगल ए डी बी जैसे 60 डिग्री मिला तो हम लिख सकते हैं, सॉरी, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई बी डी। ध्यान से देखो, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई बी डी। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू हमें पता है √3, ए बी का वैल्यू हमने मान लिया है x बाई बी डी। तो बी डी इज इक्वल टू x बाई √3। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो मैथ को आगे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो BC है, ध्यान से देखो, ये B से लेके C तक, BC को हम ऐसे लिख सकते हैं BD प्लस DC। ये जो BC है ये BD प्लस DC है। तो BD की जगह पर हम यहां लिख सकते हैं x बाई √3 प्लस ये जो DC है, DC की जगह पर हम लिख सकते हैं 50। और ये अपना BC कितना निकला था? BC निकला था √3x। कोई कंफ्यूजन नहीं है, देख लो, BC √3x, BD अभी तुरंत निकला x बाई √3 और DC 50 मीटर जो हम आगे बढ़े थे उसका वैल्यू। क्लियर है? अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो √3x इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे √3x प्लस 50 √3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे √3 को इधर लेके आएंगे तो √3 इंटू √3 3x इज इक्वल टू x प्लस 50 √3। x को इधर लाएंगे तो 3x माइनस x 2x इज इक्वल टू 50 √3। x इज इक्वल टू, जब 50 √3 डिवाइडेड बाई 2 इसको क्रॉस करेंगे तो 25 √3। देयरफॉर x इज इक्वल टू 25 इंटू 1.732। इसे जब मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट निकल जाएगा। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1.732 इंटू 25, 10 5 15 16 8 4 6 0 6 43.30 मीटर। तो ये x क्या था? x ही तो अपना AB था। AB क्या था? AB इज इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर, और हमें निकालना क्या था? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो दैट देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 43.30 मीटर आंसर। अगर तुम यहाँ पे √3 का वैल्यू 1.73 तक लेते हो तो तुम्हारा आंसर आएगा 43.25। अगर तुम इसको पूरा 3 डिजिट तक लेते हो तो तुम्हारा आंसर आ रहा है 43.30। इसलिए बुक के आंसर के साथ अगर मिलाओगे तो तुम्हें 1.73 लेना पड़ेगा। तो होप कि ये मैथ कैसे सॉल्व हुआ, किस तरह से हमने फिगर बनाया, किस तरह से tan का वैल्यू लिया और किस तरह से इस जगह पर हमने सॉल्व किया है दिमाग का यूज करके, ये ज्यादा मैटर करता है।
तुम्हें समझ में आया होगा। आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो सारे लोगों के बीच में, ताकि हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का सारा मैथ बना पाए। थैंक यू।